भारत को चुनावों का देश कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ हर समय किसी न किसी राज्य में पंचायत स्तर से लेकर विधानसभा के चुनाव होते रहते हैं। या यूँ कहें, बेचारे नेताओं को चुनाव से फुर्सत ही नहीं मिलती कि जनता के मुद्दों पर ध्यान दे सकें। वही जनता भी अपने अपने जाति के नेताओं की खातिर कुर्बानी के लिए तैयार रहती या झंडा बुलंद करती रहती है। आने वाले दिनों में भारत के पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं। ये राज्य कई नज़रिए से काफ़ी अहम है। ये एक सीमावर्ती राज्य है जो बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा साझा करता है। बांग्लादेश से इसकी सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा जब तब बनी रहती है। राज्य की राजनीति में आज़ादी के बाद पहले कांग्रेस, फिर दशकों तक वाम दलों यानी लेफ्ट का दबदबा बना रहा। लेकिन बाद में ममता बनर्जी के उदय से पहले कांग्रेस सिमट गई तो भाजपा के उदय के बाद से वाम दल भी हाशिए पर चले गए। मौजूदा स्थिति की बात करें तो टीएमसी के पास सत्ता की चाबी है। वहीं भाजपा विपक्ष में मजबूती से खड़ी नजर आती है और ममता को ताल ठोक कर चुनौती दे रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि दोनों पार्टियां कभी साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी? नमस्कार, मेरा नाम है अमरेंद्र और आप देख रहे हैं बोले भारत का किताबों पर आधारित खास कार्यक्रम ये किताब क्या कहती है। अब चूंकि कुछ महीनों में राज्य में चुनाव होने हैं, ऐसे में इस एपिसोड में हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और अनुवादक मंजीत ठाकुर की किताब बंगाल में भाजपा की। ये किताब साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले आई थी और इसका प्रकाशन पेंगुइन स्वदेश ने किया है। किताब में वैसे तो भाजपा के बंगाल में अपनी शुरुआत से लेकर मुख्य विपक्ष तक की भूमिका में आने की कहानी और रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही कांग्रेस, वाम दलों और टीएमसी का भी जिक्र है। शुरुआती चैप्टर में लेखक राज्य के पंचायत चुनाव से शुरुआत करते हैं और आंकड़ों के जरिए वह बताते हैं कि राज्य में पंचायत चुनाव की अहमियत कितनी ज़्यादा है। तभी तो 2023 के पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी भी प्रचार करने के लिए उतर आई थी। बंगाल की राजनीति का जिक्र हो और हिंसा का जिक्र न हो, ये मुश्किल है। लिहाजा किताब में भी विभिन्न रेफरेंस के जरिए बताया गया है कि किताब कैसे वहाँ की राजनीति का एक प्रमुख अंग बन गया है। यह दौर लेफ्ट के शासन से शुरू हुआ था जो आज तक बदस्तूर जारी है। यहाँ तक कि 2023 के पंचायती चुनावी हिंसा में कम से कम 50 लोग मारे गए थे। लेखक राज्य में जनसंघ से भाजपा में तब्दील होने की पार्टी की यात्रा की बात करते हैं। वहीं उसके वैचारिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्ट्रैटेजी को लेकर भी चर्चा करते हैं। जनसंघ ने स्थापना के बाद पहले लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 3 सीटें जीती थीं, जिसमें से 2 पश्चिम बंगाल की थी और यहाँ वोट प्रतिशत 5.44% रहा था। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहीं से सांसद चुने गए थे। कैसे आरएसएस की नींव रखने के बाद जनसंघ से होते हुए भाजपा विपक्ष की भूमिका तक पहुंची है और विधानसभा चुनाव में जीत की हुंकार भर रही है, इसके बारे में किताब में विस्तार से चर्चा की गई। भाजपा के उदय की बात आगे बढ़ाएं उससे पहले राज्य में कौन कौन सी पार्टी सत्ता में आई, ब्रीफ में यह समझना जरूरी है। आज़ादी के बाद से 1967 तक राज्य में कांग्रेस का एक छत्र राज कायम रहा। 1967 में वाम दलों के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकारें कई बार बनी और बिखरी। इसके बाद शुरू हुआ राजनीतिक अस्थिरता का दौर। इस दौरान कई बार चुनाव हुए और राष्ट्रपति शासन भी लगा। इसी समय राज्य की राजनीति में हिंसा का चलन भी बढ़ गया। हालांकि 1972 में कांग्रेस वापसी करती है और राज्य में राजनीतिक स्थिरता आती है, लेकिन कांग्रेस का दबदबा 1977 में ऐसा खत्म हुआ कि आज तक वह सत्ता में वापसी करने में विफल रही है। पहले 34 सालों तक वाम दलों का शासन कायम रहा। इस दौरान ज्योति बसु और बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री के पद पर रहे। इन दोनों शख्सियतों के बारे में भी किताब में चर्चा की गई है। फिर आगे के तीनों चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने जीते। पूरे समय में भाजपा लगातार कोशिश करती रही, लेकिन कभी जमीन मजबूत नहीं कर पाई। 1980 से तमाम कोशिशों और 1997 में टीएमसी के गठन के बाद उसके साथ गठबंधन में आकर भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। राम मंदिर आंदोलन और हिंदुत्व की राजनीति भी बंगाल में अपना असर नहीं दिखा पाई, क्योंकि वहाँ दुर्गा पूजा प्रचलित है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं, मंजीत ठाकुर ने इस पर भी लिखा है। लेफ्ट के शासनकाल के दौरान कुछ कुख्यात घटनाओं का जिक्र भी किया गया है, जैसे मरीच झापी द्वीप पर हुआ नरसंहार, जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 1000 लोग मारे गए थे। इसके अलावा बिजान सेतु नरसंहार का भी जिक्र करते हैं, जिसमें एक महिला साध्वी समेत 17 आनंद मार्गी साधुओं की हत्या कर दी गई। किताब में राज्य की मुख्यमंत्री और टीएमसी की फायर ब्रांड नेता ममता बनर्जी के बारे में भी लिखा गया है। मसलन कैसे उन्होंने कांग्रेस से अलग राह पकड़ी और नई पार्टी का गठन किया। ममता ने वाम दलों को उखाड़ फेंकने की जो कसम खाई थी, उन्होंने उसे 2011 में कर दिखाया और तब से वह सत्ता पर बनी हुई है। किताब में बताया गया कि ममता बनर्जी शुरुआती दिनों से ही उग्र स्वभाव की हैं और कांग्रेस में रहने के दौरान कैसे जयप्रकाश का काफिला रोककर उनकी गाड़ी पर चढ़ गई थी।
जिससे उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद उन्होंने जब दिग्गज नेता सोमनाथ चटर्जी को हराया तो उनका कद और भी बड़ा हो गया। आगे राज्य के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान उनकी उपलब्धियों और उन पर लगे आरोपों के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है। सिंगूर और नंदीग्राम में हुए जमीन अधिग्रहण के विरोध में हुए आंदोलनों में ममता ने अपनी मजबूत पकड़ बनाई और इन आंदोलनों के जरिए उन्होंने अपना वोट बैंक भी बनाया। इसी के चलते टाटा ने नैनो कार के प्लांट को राज्य से हटाने का भी फैसला किया। इसके बाद ममता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पहले 2009 लोकसभा में 19 सीटें जीती और 2011 में मुख्यमंत्री बनी। हालांकि भाजपा इस दौरान अपना विस्तार करने में असफल रही थी। भले ही संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों का विस्तार हुआ, लेकिन भाजपा को चुनावी सफलता नहीं मिली थी। टीएमसी और भाजपा के गठबंधन बनने और बार बार टूटने की कहानियां भी किताब में बताई गई हैं। संघ और भाजपा हालांकि राज्य में घुसपैठ के मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाते रहे हैं। इसके साथ ही संघ द्वारा स्कूलों, खासकर सरस्वती शिशु मंदिर और संस्कार केंद्रों की स्थापना का भी जिक्र है, जिससे संघ और भाजपा अपनी वैचारिक जमीन तैयार करने की कोशिशों में लगे हुए थे। राज्य में संघ के विस्तार में कुछ प्रमुख लोगों का भी जिक्र है। इनमें तपन घोष प्रमुख हैं, जो 35 सालों तक संघ के कार्यकर्ता के रूप में सेवाएं देते रहे और उन्होंने 2008 में हिंदू संहति नामक संगठन का गठन किया। इसी तरह अमितवा चक्रवर्ती और अनिर्वाण गांगुली और अन्य नाम भी शामिल हैं। भले ही संघ की शाखाओं का विस्तार हुआ हो, लेकिन भाजपा अपना कैडर बनाने और उसे वोट बैंक में तब्दील करने में लगातार असफल रही थी। 2014 के लोकसभा में मोदी लहर में भी पार्टी को सिर्फ 2 ही सीटें मिल पाई थी। इसके बाद भाजपा ने राज्य में आक्रामक रुख अपनाया और ममता की नीतियों को लेकर जमकर आलोचना भी की। इनमें मुस्लिम तुष्टीकरण और बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों का मुद्दा भी उठाया। इसी तरह महिला सुरक्षा को लेकर भी भाजपा ने ममता बनर्जी को सवालों के कटघरों में खड़ा किया। हालांकि 2016 के विधानसभा चुनाव में भाजपा कुछ खास नहीं कर सकी और पार्टी को मात्र 3 सीट मिली, लेकिन भाजपा का आक्रामक रुख और राज्य में लगातार काम करने की रणनीति 2019 लोकसभा में काम आई, जब पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2021 में पार्टी ने भले ही राज्य में सरकार बनाने का लक्ष्य रखा था और 200 सीटें जीतने की भी बात कही थी, लेकिन इससे कहीं कम मात्र 77 सीटें ही जीत पाई। हालांकि 3 से 77 सीटों के सफर ने भाजपा को मुख्य विपक्ष की भूमिका में ला दिया और कांग्रेस वाम दल हाशिए पर चले गए। लेखक ने आंकड़ों के जरिए बताया कि कैसे राज्य में एक चलन है कि यहाँ जनता मजबूत विपक्ष को चुनती है, चाहे वह कांग्रेस के शासन के दौरान वाम दल हो या वाम दलों के शासन के दौरान टीएमसी हो और अब टीएमसी के बाद भाजपा। राज्य में सत्ता की चाबी इसी तरह एक दल से दूसरे दल के पास पहुंचती है। लेखक ने इस लिहाज से अनुमान लगाया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा टीएमसी के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभर सकती है। हालांकि टीएमसी ने अपना किला बरकरार रखा। अब चुनावी विश्लेषकों की नज़र 2026 में होने वाले विधानसभा पर है, जहां 2 दल एक दूसरे के सामने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए मैदान में उतरेंगे। किताब में बंगाल की राजनीति की कुछ बारीक बातों पर भी चर्चा की गई, जिससे वहां की राजनीति समझने में आसानी होती है। लेखक चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने पंचायत स्तर के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव को कवर किया है, तो उनका आंखों देखा हाल किताब में देखने को मिलता है। किताब में सुभाष घी सिंह के बारे में भी लिखा गया है, जिन्होंने गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की। यह संगठन अलग राज्य की मांग करता रहा है। किताब में ऐसे ही कई अन्य राजनीतिक विषयों पर भी बात की गई है जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऐसे में बंगाल की राजनीति को जानने समझने की इच्छा रखने वालों और वहाँ का ताना बाना समझने के लिए यह एक मुकम्मल किताब है। राजनीति के दांव पेच पार्टियां कैसे चुनती हैं और कैसी रणनीतियां बनाती हैं, लेखक ने इसे अपने अनुभवों के जरिए साझा किया है। बंगाल में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर वहाँ की राजनीति समझना चाहते हैं तो ये किताब जरूर पढ़ सकते हैं। किताब की भाषा की बात करें तो ये बिल्कुल सरल और स्पष्ट तरीके से लिखी गई है, जिससे समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होती। वहीं इसका कवर पेज भी बेहद शानदार और आकर्षक बनाया गया है। इसका कवर पेज मानवेंद्र चौधरी ने खींचा है और बॉबी गोयल ने इसका आवरण तैयार किया है। ये किताब क्या कहती है कि इस अंक में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरी किताब के साथ। शुक्रिया।